हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का अध्याय 3 मुद्रा और साख पढ़ेंगे। तो इस अध्याय से जो प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड में, आरबीएससी की बात हो रही है यहाँ पर, तो अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा एक जो 2 अंक का होगा, और एक दीर्घ अति लघुरात्मक आएगा जो एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो हमें ये पता तो चल गया कि कौन इसमें से कैसे प्रश्न आएंगे। तो इस अध्याय से आप 1 या 2 नंबर के प्रश्न की तैयारी मत कीजिए, पर ये छोटे छोटे प्रश्नों से मिलके बड़े प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम थोड़े छोटे प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले था वस्तु विनिमय, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिया। उसका कारण था कि छोटी मोटी चीज़ है जिसे प्रश्न तो आ जाता है कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, पर जब ऐसे प्रश्न आए तब आप झड़ाक से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। भाई जैसे हम पुराने समय में मिलती थी आवश्यकताओं का दौर, ऐसे प्रश्न आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वस्तु विनिमय को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। मतलब उस समय मुद्रा उद्रा कुछ नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसी व्यक्ति को ढूंढता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु को लेकर उसी इच्छित वस्तु दे दे। मतलब ये हुआ कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे बेचनी है और जो मुझे चाहिए, उस सामने वाले के पास जो मुझे चाहिए वो उसे बेचनी चाहिए, और जो मुझे बेचनी है वो उसे चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक किसान गेहूं बेचकर जूते खरीदना चाहता है। ये अपनी बुक में ही है कि जैसे एक किसान था, वो उसके पास गेहूं थे, उस गेहूं को वो बेचना चाहता है। उस बेच कर वह क्या खरीदना चाहता है? वह खरीदना चाहता है जूते। तो जूते खरीदना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, जिसे गेहूं तो खरीदने हो और साथ ही जूते भी बेचने हो। तो इसमें ढूंढने में उसको बहुत समय बर्बाद होगा, और मिले या ना मिले उसकी भी संभावना ना मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, उसे महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती है। अब किसान के लिए यह जरूरी नहीं कि ऐसे जूता निर्माता को ढूंढे जो केवल उसका गेहूं खरीदे, बल्कि उसके साथ जूते भी बेचे। मतलब जो आधुनिक काल में जो हमारे चल रहा है नोट की करेंसी, जो कागज़ के नोट चल रहे हैं, उससे जिसे चाहे बेच सकता है, जिसे जो खरीद सकता है। अब अपने जो आते हैं ऋण पर, तो व्हाट इज ऋण? तो ऋण तो आप समझते हो, ऋण क्या होता है? उधार होता है। अब ऋण को 2 प्रकार के भागों में बांटा है, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक ऋण कहाँ से मिलता है? या तो बैंक से मिलता है या सहकारी समिति से मिलता है। और अनौपचारिक ऋण व्यापारी, साहूकार, मित्र, रिश्तेदार आदि से मिलता है। ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं कि अमीर लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अमीर लोग औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं, और जो गरीब होते हैं अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि औपचारिक स्रोत में ब्याज बहुत कम होता है और अनौपचारिक में ब्याज ज़्यादा होता है। और क्योंकि औपचारिक में शर्तें और ऋण की शर्तें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग बैंकों में जाना पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आती है ऋण की शर्तें। कहाँ की ये शर्तें हैं? ये शर्तें हैं औपचारिक ऋण की, औपचारिक स्रोतों की। तो इसमें क्या चाहिए कि एक तो ऋण का आधार होना चाहिए, और आवश्यक कागज चाहिए, मतलब जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब। ब्याज की दर फिक्स करनी पड़ती है। ऋण की वसूली के लिए उसको क्या गिरवी देना पड़ेगा, ये सब। और इधर आते हैं तो अनौपचारिक स्रोत में ऋण का ब्याज अधिक होता है। ठीक है। अब देखो इस पार्ट में जो पढ़ना था महत्वपूर्ण, जो तो हमने पढ़ लिया। अब चलिए थोड़ी सी प्रश्न देखते हैं। आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर
दे सकते हैं, मैं आपके ज़रूर कमेंट पढ़ूंगा। तो अपने सामने पहला प्रश्न है, सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? अनाज, पत्थर, जमीन, दुकान। देखो लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। दुकान बेच के चीज़ तो नहीं ले सकते, ज़मीन बेच के चीज़ थोड़ी लेते हैं, पत्थर में कोई वस्तु उस समय नहीं देता था। अब रहा अनाज, हाँ जी हाँ, अनाज के बदले वस्तु लेते थे। अब दूसरा प्रश्न है कि अमीरों के लिए साख का कौन सा स्रोत है? साख मतलब उधार, उधार का कौन सा स्रोत है? औपचारिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है कि कुल, यहाँ कुल लिख लिया, कुल जमा का कितने प्रतिशत हिस्सा बैंक अपने पास नकद के रूप में रखता है? तो चलिए अगले पेज में चलते हैं और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कितना परसेंट? 15, 25, 35, 40। तो इसका राइट आंसर है 15%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो क्षेत्रीय बैंक की ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1969 में हुई। बैंकों के कामकाज में निगरानी कौन रखता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है और इसका राइट आंसर RBI है। ठीक है। ऋणाधार की कमी की समस्या को दूर करने तो और ऋण दिलाने की सहायता कौन करता है? स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार, बैंक, साहूकार। तो स्वयं सहायता समूह आपको मदद करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। बैंक, सहकारी समिति, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक भी और सहकारी समिति दोनों ही औपचारिक स्रोत है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक से अधिकांश कर्ज लेने वाले कौन हैं? पुरुष, महिला, बच्चे, इसमें से कोई नहीं। तो उसमें राइट आंसर इज महिला। ठीक है। अब यहाँ है कि ये प्रश्न देखकर आप थोड़े मुस्कुरा जाएंगे, पर ये प्रश्न आपके लिए ऐसे जोड़ा, इस पार्ट से थोड़ा रिलेटिव था, इसलिए। प्रश्न है कि भारत में नवंबर 2016 में कौन सी रुपए के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था? कुछ याद आ रहा है? मोदी जी ने रात 12 बजे आके भाषण दिया था। 50 और 100 का, 500 और 1000 का, 100 और 10 और 50 का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, 500 और 1000 का। तो अब देखो इस पार्ट से तो ये छोटे छोटे प्रश्न महत्वपूर्ण थे, इसलिए को दिला दिया। अब देखो इसमें जो एक 3 नंबर का मार्क्स वाला प्रश्न आ रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा संभावना है औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर बताने। तो इनके अंतर हम ले लेते हैं। तो पहले अंतरों पे चलते हैं, फिर आगे बताते हैं। औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में अंतर बताओ। तो देखो यहाँ हमने एकदम विस्तार से लिखे हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। औपचारिक स्रोत, इनके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत सम्मिलित है जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत सम्मिलित है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते। ये अंतर है, मेजर अंतर है कि जो सरकार के नियंत्रण में रहते हैं वो औपचारिक है, और अनौपचारिक जो सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। इन जो औपचारिक होते हैं इन पर नियम होते हैं विनिमय के, और इन पे नियम तो होते हैं पर ये इनका पालन नहीं करते हैं। और इन पर क्या होता है, ऋण के औपचारिक स्रोतों पर इनमें कौन कौन शामिल है? बैंक और सहकारी समिति। इसमें कौन है? व्यापारी, मित्र, साहूकार आदि। RBI बैंकों पर नज़र रखता है और सहकारी समितियों पर, इन स्रोतों पर, जबकि इन पर कोई नज़र नहीं रखता। अगला प्रश्न है सहकारी समिति किसे कहते हैं? तो वे लोग जो कुछ सामान्य उद्देश्यों के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहते हैं, एक समिति का गठन कर लेते हैं, जिसे सहकारी समिति कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने अभी तक वीडियो देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि रिवीजन चल रहा है RP स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पर। तो ये यूट्यूब चैनल बहुत ही छोटा है, इसको बड़ा कीजिए आप। तो हम इस पर 400 सब्सक्राइबर चाहते हैं टोटल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जल्दी से जल्दी 400 सब्सक्राइबर कराएं, क्योंकि अब 310 हो गए हैं और हमें इसी महीने के अंतर्गत पूरे 400 सब्सक्राइबर करने हैं। ये हमारा टारगेट है, तो इस टारगेट को आप ज़रूर पूरा कराएं। और आपका टारगेट है 90+, उसको हम पूरा कराएंगे। तो
ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा कह रहा हूँ, अभी तक देखा है तो बहुत ही धन्यवाद है आपका।